हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। तो आज हम अपने ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन चैप्टर का ही पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर लास्ट जो हमने कल बात करी थी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था एंड पॉपुलेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स थे, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होता है या पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आज का हमारा एक टॉपिक रहने वाला है। पॉपुलेशन के अलग अलग फेजेस रहे थे, कौन कौन से फेजेस थे पॉपुलेशन ग्रोथ के इंडिया में, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पूरे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक जैसा नहीं है, उसके अंदर वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं रीजन वाइज, अलग अलग रीजन में, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। तो अलग अलग जो हमारे पास में वेरिएशन आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बट बिफोर दैट हमने जो कल पढ़ा था उसके बारे में हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, सो दैट कि आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो कल हमने जब बात करी थी तो हमने ये देखा था कि हमारी कंट्री जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन 1210 मिलियन पीपल है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, ये बात हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे जो सारा डेटा लेकर के चल रहे हैं वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो 1210 मिलियन पीपल एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये था हमारे पास में इस डेटा के अकॉर्डिंग। और इंडिया की जो पॉपुलेशन थी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के कंबाइंड से भी ज्यादा थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन के मामले में हम सबसे आगे चल रहे थे, सेकंड रैंक पे थे, हमारे से आगे चाइना था। तो फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया। देन हम देखते हैं तो हमारे पास में ये आता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका हमारे पास में बेनिफिट तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन उसका एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी क्रिएट करता है। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बनता है, दूसरा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हमारे पास में कुछ क्रिएट होती हैं। फिर हमने सोर्सेज के बारे में बात की थी। सोर्सेज हमारे पास में क्या थे, सेंसस के बारे में हमने बात की थी कि सेंसस नाम की एक एक्सरसाइज होती है जिसके थ्रू हमारे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है और उसके बाद में उससे हमें कुछ डेटा डिराइव करते हैं। ठीक है, देन हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है वो हमने बात करी थी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट हमारे पास में क्या रहा था वो भी हमने देखा था। अब हमने देखा था कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो हमने बताया था कि इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट था हमारे पास में हाई पॉपुलेशन वाला। तो हाई पॉपुलेशन के अंदर हमने देखा था कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश था इसके अंदर, महाराष्ट्र, बिहार वगैरह ये स्टेट्स थे। देन हमने बात की थी मॉडरेट पॉपुलेशन वालों की। मॉडरेट पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास में असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स आ गए थे। देन फिर हमने बात की थी लो पॉपुलेशन वाले स्टेट्स की, जिसके अंदर हमारे पास में हिली एंड ट्राइबल एरियाज आ गए थे, और दिल्ली को एक्सक्लूड करते हुए कुछ यूनियन टेरिटरी, बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज आ गई थी, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गए थे एक्सेप्ट असम। ठीक है, तो ये सारा कुछ कल हमने बात कर ली थी कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट था हमारे पास में हाई पॉपुलेशन, सेकंड मॉडरेट एंड थर्ड था हमारे पास में लो पॉपुलेशन। देन हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद मैप। इससे हम समझ सकते हैं, हमने दिल्ली को देखा था कि मोस्ट पॉपुलस है, उसके बाद में ये पूरा जो स्ट्रिप हमारे पास में आ रही थी ये था हमारे पास में हाई पॉपुलेशन वाले पॉकेट्स। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था लो पॉपुलेशन वाले, लोएस्ट पॉपुलेशन वाला ये वाला सेक्शन था हमारे पास में, ये सेक्शन था। ठीक है, ये वाले सेक्शन थे, और कुछ सेंट्रल इंडिया के अंदर कुछ पॉकेट्स हमें देखने को मिल रही थी, तो वो भी हमने मैप के थ्रू बात करी थी। आई होप आपको सब चीजें कनेक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो हम एक बार फटाफट से इनको रिफ्रेश करते जा रहे हैं सारी चीजों को जो हमने कल पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि हायर पॉपुलेशन वालों के अंदर 76% इंडिया की पॉपुलेशन आ जाती है। देन हमने देखा था कि कुछ स्टेट्स जिनमें लो पॉपुलेशन है उनके अंदर पूरे इंडिया का बहुत कम परसेंटेज रहता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 0.11%, जम्मू कश्मीर उसके अंदर 1.04%। कल हमने बात की थी जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख है, 2011 के अंदर सेपरेट नहीं हुए थे तब की बात की जा रही है। ठीक है, देन उत्तराखंड के अंदर 0.84%। ये लो पॉपुलेशन वालों के अंदर इतनी कम पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। फिर हमने बात की थी कि पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं, तो उसके अंदर फिजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे हमारे पास में, इनके बारे में हमने बात करी थी। फिर कहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसके अंदर नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आ गए थे, डेल्टास थे, कोस्टल प्लेन्स थे, जिनके अंदर हमारे पास में पॉपुलेशन ज्यादा आ रही थी। ठीक है, देन हमने इसको देखा था कि टॉप 10 स्टेट्स हैं, एक बार हमने रिवीजन लिया था। इसके अंदर 2020 नहीं मान करके आप इसको कहां तक का 2011 तक का मान लीजिए, क्योंकि लास्ट सेंसस हमारे पास में तब हुआ था। ये 2020 इसलिए लिखा जाता है, कुछ NFHS के सर्वे होते हैं, उनके थ्रू भी हमारे पास में एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है,
तो उसके थ्रू हमारे पास में उस एक्सरसाइज में क्या होता है कि फैमिलीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि सेंसस से हमारे पास में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन एनएफएचएस के जो सर्वेज होते हैं उनके थ्रू हमारे पास में बिट्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो हमें एक आइडिया लगने लग जाता है कि हमारा कंट्री जो है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या कैसे फैक्टर्स के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, हेल्थ में कैसा इंप्रूवमेंट है या नहीं है, तो उन सब के बारे में। तो इसलिए 2020 लेकर के चलते हैं, ठीक है, बट हम इसको 2011 देख करके समझेंगे। तो उसके अंदर उत्तर प्रदेश हमारे पास में फर्स्ट था, सेकंड महाराष्ट्र था, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ आंध्रा, फिफ्थ बिहार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ऐसा करके हमने इसको पूरा पढ़ा था। देन फिर हम बात कर रहे थे तो रीजंस क्या क्या थे, किस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो वो हमने देखा था, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन की बात थी राजस्थान में जैसे, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स की बात हो गई थी कहाँ पे, झारखंड के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की हो गई थी। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वो हमने फैक्टर्स की बात करी। फिर हमने देखा था कि सेटल्ड एग्रीकल्चर का भी एक रीजन होता है। फिर हमने देखा था कि भाई कुछ ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट के कुछ पैटर्न हमारे पास में आने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क बनने लग जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन है। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, या पॉपुलेशन इनसे इंपैक्टेड होती है, ठीक है, कि अगर कहीं पे आपका पुअर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, ठीक है, तो वहां तो पॉपुलेशन कम होगी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पॉपुलेशन रीजन कम होने का रीजन क्या था कि वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोग वहां पे कम जाते थे, इंडस्ट्रीज वहां पे कम लगती थी, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज वहां पे उस वजह से थोड़ी कम थी। तो इन सारे कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से वहां पे हिस्टोरिकली हमारे पास में जो पॉपुलेशन थी लो रही थी, ठीक है। यही फैक्टर्स अब इंप्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे, वहां पॉपुलेशन भी अच्छी होती जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को नेगेटिवली पॉजिटिवली इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। देन फिर हमने देखा था कि भाई इंडिया के अंदर कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें किस किस तरीके की पॉपुलेशन हमारे पास में मिलती है और क्यों मिलती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे देखिए क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। अब चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हो, चाहे पॉपुलेशन डिक्लाइन के अंदर हो, है ना, इसके अंदर इन पॉइंट्स को हम न्यूट्रल मान करके देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, फर्स्ट वाला है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स के बारे में हमने कल बात कर ली थी, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। देन है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मैंने बताया था आपको वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, इसी वजह से रिवर्स के पास में हमें पुराने टाइम से सिविलाइजेशंस मिलती हुई आ रही हैं, और आज की जो रिवर्स हैं उनके पास में की जो सिटीज हैं वो बहुत पुरानी है। जैसे हमने वाराणसी का एक एग्जांपल लेते हैं, वाराणसी इंडिया की जो एक सिटी है यूपी के अंदर, वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिटीज में से एक आती है। उसको कल्चरल कैपिटल का भी नाम दिया गया था। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर वाराणसी को कल्चरल कैपिटल का भी टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो ये क्यों दिया गया था, क्योंकि वो इतनी पुरानी कैपिटल, इतनी पुरानी सिटी है जहां का कल्चर अभी भी सस्टेन्ड है, ठीक है। तो ये क्यों वाराणसी वहां पे सस्टेन कर पाई, क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी थी। तो वाटर प्राइमरी रिसोर्स है जहां पे पॉपुलेशन को अगर आपको रखना है तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। थर्ड था आपके पास में क्लाइमेटिक कंडीशंस, हमने बात की थी एक्सट्रीम क्लाइमेट की। राजस्थान का जो वेस्टर्न वाला पार्ट था, या कश्मीर का जो आपका पार्ट था, है ना, लद्दाख वाला जो पार्ट है, वहां पे अगर आप देखें या नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखें तो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर फोर्थ आपके पास में था लैंडफॉर्म, जैसे प्लेन्स की आप बात कर रहे थे या पेनिनसुलर इंडिया की आप बात कर रहे थे, तो वहां पे आपके पास में फेवरेबल कंडीशंस थी, इसलिए वहां पे ज्यादा आपके पास में पॉपुलेशन हो गई। फिर देन आपके पास में इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, ठीक है। देन आपके पास में अर्बनाइजेशन वाला आ गया। कल हमने बात की थी कि जैसे झारखंड के अंदर कोल मिलने लग गया, आपके पास में आयरन मिलने लग गया, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज ज्यादा लगने लग गई, अर्बनाइजेशन होने लग गया। फिर हमने बात की थी लिविंग स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। तो लिविंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे लोगों का इंप्रूव होता है, एजुकेशन आती है, हेल्थ केयर अच्छा होता है, तो उसकी वजह से भी लोग फैमिली को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर के अवेयर हो जाते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन लिंक्ड है, ये हमने बात करी थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन की ग्रोथ पे, डिक्लाइन पे, ठीक है। जहां पे इंडस्ट्रीज कम है वहां पे आप देखोगे कि यहाँ एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रीज से और सर्विस सेक्टर से जहां पे कोई लिंक नहीं है, वहां पे आपको पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा है उसको आप लिंक कर सकते हो। जैसे आपने बॉम्बे की बात करी, मुंबई की बात करी, तो मुंबई के अंदर इतना ज्यादा क्यों पॉपुलेशन है, या अहमदाबाद में इतना क्यों है, या चेन्नई में इतना क्यों है, उसका रीजन है कि वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अच्छी सेटल्ड है। इंडस्ट्रीज की वजह से वहां पे लोग माइग्रेट कर गए और उसके बाद में वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई,
ठीक है। आई होप कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को आप समझ पाएंगे, और ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी फॉलो करेंगे। इनफैक्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2, जिसके अंदर हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं उनको हम लेंगे, तो दैट कि अभी जो हमने थोड़ा सा एक रिवीजन लिया उसका बेनिफिट ये होगा कि आपने जो कल के टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिफ्रेश कर लिया है तो आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया यहाँ पे किस तरीके से लेंगे आप? किलोमीटर स्क्वायर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर के अंदर बात करने वाले हैं। इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पूरे इंडिया को एज अ कंट्री हम बात कर रहे हैं या एज अ स्टेट हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पूरे कंट्री का लैंड मास जितना भी है, जितना एरिया उसका कवर हो रहा है उसको हम लेंगे और टोटल पॉपुलेशन लेंगे, उससे हम इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि पर यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है, अगर मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊं, सपोज दैट कि आपके पास में 10 किलोमीटर स्क्वायर या 1 किलोमीटर स्क्वायर का आपके पास में रीजन है। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का रीजन है। इस 1 किलोमीटर स्क्वायर में इस पर्टिकुलर स्टेट में मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 500, ठीक है, 500 पीपल, लेकिन उतना का उतना एरिया है और कहीं पे मान लो 100 लोग ही रहना है, और कोई उतना का उतना ही एरिया है उसके अंदर आपके पास में 17 लोग ही रह रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, डेंसिटी को दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा क्राउडेड हमारे पास में ये एरिया हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में ये वाला एरिया हो जाएगा एंड लास्ट ये हो जाएगा। तो मैं इनको ए, बी एंड सी, ये तीन अगर मैं सिटीज की बात करूं या तीन एरियाज की बात करूं, तो हमारे पास में एक गिवन एरिया के अंदर, सेम एरिया के अंदर ही नंबर ऑफ पीपल अलग अलग अगर रिसाइड कर रहे हैं तो उसकी वजह से डेंसिटी उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो डेंसिटी बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया का हमने मेजरमेंट ले लिया है। जैसे मान लो 100 किलोमीटर स्क्वायर का हमने एक एरिया लिया हुआ है, तो पूरे इंडिया के अंदर हम 100 किलोमीटर स्क्वायर को एक बेसिस मान करके चलेंगे। 1 किलोमीटर स्क्वायर का लिया है तो उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो उससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरीके से यहाँ पे डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना है इंडिया की डेंसिटी? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे इंडिया की डेंसिटी एक साथ ली हुई है। देयर हैज बीन अ स्टडी इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ग्रोथ कितने की हुई है? 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 years as the density of the population increased from 117 persons per square kilometer in 1951 to 382 persons per square kilometer in 2011। ठीक है, तो इसका हमें क्या पता लग रहा है कि 117 persons पर किलोमीटर स्क्वायर, ये कब था? 1951 के अंदर, और अब कितना हो गया है? 382 persons पर किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया है 2011 के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है ना, 117 से नंबर कितना आ गया? 382 तक आ गया, तो इस नंबर में जंप आया है। तो इसका मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, उसी एरिया के अंदर जब 1951 के अंदर देखा जाए तो 117% डिसाइड कर रहे थे, लेकिन उसी सेम एरिया के अंदर 2011 के अकॉर्डिंग 382% डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर रहने वाले लोग भी बढ़े। ठीक है, there are special variation of population densities in the country which ranges from as low as 17 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,297 persons in the National Capital Territory of Delhi। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पे पता लग रहा है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है? 17 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दिल्ली की कितनी है? सिर्फ यहाँ पे दिल्ली की बात नहीं हो रही है, एनसीटी की बात हो रही है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की बात हो रही है। वहां पे कितना है? 11,297
297 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो उतना का उतना एरिया अरुणाचल प्रदेश का, उतना का ही उतना एरिया आपने दिल्ली का लिया, लेकिन वहां पे रहने वाले लोग दिल्ली में कितने ज्यादा और अरुणाचल प्रदेश में कितने कम। ठीक है, 11,297 और वहां पे सिर्फ 17। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि पूरे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है। तो अभी जो हमने पहले देखा था रिवीजन के अंदर कि पूरे इंडिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, अनइवन है, तो वो अनइवन हमें यहां से हाईलाइट हो जाता है कि सिमिलर एरिया के अंदर ही लोग कितने रिसाइड कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे। नेक्स्ट अगर हम इस मैप के थ्रू देखें 2011 के सेंसस को इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो देखो यहाँ पे आपको एक दिल्ली हाईलाइट हो रहा है, ये रहा। ठीक है, एनसीटी दिल्ली जो हाईलाइट हो रहा है आपको कि इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब वो एनसीटी दिल्ली, ठीक है, इसका कितना है, अब वो 1201, अब वो 1201। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ सो दैट मुझे लग रहा है शायद आपको ये क्लियर नहीं विजिबल होगा, आप अपनी बुक्स में भी चेक कर सकते हैं। 1201 यहाँ पे हमारे पास में दिल्ली का है, हाईलाइटेड ये एरिया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, वो जस्ट अभी हमने देखा। उसके बाद में देखो कल का आप याद करो अगर सेक्शन, तो ये यूपी है, ये आपके पास में बिहार है, ये आपके पास में वेस्ट बंगाल है, यहाँ आपके पास में महाराष्ट्र है, ये केरला आ गया और ये तमिलनाडु आ गया। ठीक है, ये उन स्टेट्स में थे जहां पे पॉपुलेशन हाई थी। तो अब देखो वही एरियाज हमें डेंसिटी के अंदर भी हाई दिख रहे हैं वापस से, है ना। तो इसका मतलब हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। बट अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूपी का कलर अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, केरला का अलग है, मतलब कुछ के कलर सेम है, कुछ के डिफरेंट है। जिसका जितना ज्यादा डार्क है यानी वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 1201 है, फिर उसके बाद में 801 से 1200 तक आ रही है, उसके बाद में 401 से फिर 800 तक आ रही है, फिर 101 से 400 तक आ रही है। तो इसका मतलब जो जितना लाइटर शेड में आता जाएगा, जैसे ये वाला सेक्शन है, ये सेक्शन है, तो ये लीस्ट डेंसिटी वाला है, ठीक है ना, लीस्ट डेंसिटी। और ये क्या है हमारे पास में, मोस्ट डेंस है, ये लीस्ट डेंस है और ये मोस्ट डेंस है। ठीक है, तो इससे हमें पूरे इंडिया के मैप को देख करके आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको फिर से बताया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, इसी वजह से जम्मू कश्मीर लद्दाख सेपरेट नहीं है, यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेपरेट नहीं है। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। फिर हम बात करते हैं अमंग द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स, बिहार 1102, वेस्ट बंगाल 1029 एंड Uttar Pradesh 828 have higher densities, while Kerala 859 and Tamil Nadu 555 have higher densities among the peninsular Indian state. तो peninsular India की अगर हम बात करें, peninsular India का सेक्शन कौन सा हुआ, इसको अगर हम देखें, तो ये देखिए हमारे पास में peninsular India का सेक्शन ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इस पूरे के अंदर ये रहा केरला और ये रहा हमारे पास में तमिलनाडु, इनकी डेंसिटीज सबसे ज्यादा आ रही थी। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर कितनी कितनी आ रही थी, तमिलनाडु की 555 और केरला की 859, ये था 859, ये था हमारे पास में 555। इनकी डेंसिटीज पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हाई आ रही थी। और अगर हम नॉर्दर्न पार्ट के अंदर देखें तो हमारे पास में दिल्ली था, यूपी था, बिहार था, वेस्ट बंगाल था, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा आ रही थी। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया को देख लिया, नॉर्थ इंडिया को हमने देख लिया, जे की नहीं है। ठीक है ना, पहले वाला ही। तो इन तीन स्टेट्स की सबसे ज्यादा आ रही थी हमारे पास में, और दिल्ली यूटी था ये हमारे पास में। फिर हमने बात करी यहाँ पे स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटीज। तो मॉडरेट डेंसिटी वालों के अंदर आ गए, और ये मोस्टली स्टेट्स वही थे जो मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर थे। देन द हिल स्टेट्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया excluding Assam have relatively low densities, while the Union Territories excluding Andaman and Nicobar Islands have very high densities of population. इतना बड़ा क्या कह दिया सर इन्होंने, देखो ज्यादा मुश्किल काम नहीं कहा है। हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन के कौन कौन से थे, हिमाचल प्रदेश था, उत्तराखंड था, वो जो ऊपर का पूरा नॉर्थ वाला बेल्ट था, अभी मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। द हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग असम
हैव रिलेटिवली लो डेंसिटीज। क्या कहना चाह रहा है, देखो इस पूरे पार्ट के अंदर ये जो मैप्स है ना बहुत ज्यादा इजी चीज होती है, जितना पैराग्राफ लिखा हुआ है वो सब कुछ इससे कवर हो जाता है, समझने में बहुत इजी रहता है। मैप पे हमेशा फोकस करिए। देखिए ये रहा हमारे पास में रीजन, हिमाचल उत्तराखंड, ठीक है, और ये सिक्किम आ गया, इधर असम आ गया, असम को हमें छोड़ देना है, ठीक है ना, इसको इंक्लूड करना है, इन सबको इंक्लूड करना है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सबको इंक्लूड हमें करना है, ठीक है। असम को हमें छोड़ते हुए चलना है क्योंकि असम की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। इन पूरे स्टेट्स की, हिमाचल उत्तराखंड और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें इंक्लूडिंग सिक्किम, इनकी डेंसिटी हमारे पास में क्या थी, लो थी, ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इनकी डेंसिटी क्या है, रिलेटिवली लो डेंसिटी है, ठीक है। While the Union Territories excluding Andaman and Nicobar Islands have very high density of population, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, ये रहे हमारे पास में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज जो यहाँ पे जैसे पुडुचेरी आ गया, यहाँ पे जैसे दिल्ली आ गया, फिर इधर हमारे पास में आ जाएगा चंडीगढ़ आ जाएगा, ऐसे सारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है। अच्छा, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितना है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे अकॉर्डिंग टू 2024 डेटा, ठीक है ना। नंबर ऑफ यूटीज कितना है यूनियन टेरिटरीज 2024 डेटा के अकॉर्डिंग, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जितनी भी हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब के अंदर पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज ऑफर एडिशनल पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉपुलेशन एंड लैंड इंटरैक्शंस, ठीक है। तो ये दो टर्म हमारे पास में आ रही है, एक तो फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज। डेंसिटी को दो टाइप में देखो डिवाइड किया गया है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल डेंसिटीज ये क्या है, हमारे पास में कुछ पॉपुलेशन का रिलेशन देती है। किस तरीके से रिलेशन देती है देखते हैं। देखिए फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। इंडिया का जितना भी नेट कल्टिवेटेड एरिया है उसको आप यहाँ पे रख दो डिनोमिनेटर में, अपॉन 1200 एंड क्या आ जाएगा 1212 10 मिलियन तो आ जाएगा हमारे पास में न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, नेट कल्टिवेटेड एरिया है। तो ये जो हमारे पास में रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। देन इसी तरीके से एग्रीकल्चरल डेंसिटी को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को लेना है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में रिलेटेड जो भी फार्मर्स हैं और उनके साथ में जितना भी लेबर्स वगैरह जो भी एसोसिएटेड होते हैं वो सारे यहाँ पे काउंट होंगे। टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया, जो हमने यहाँ पे लिया था वही वाला सेम एरिया नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास में फार्मर्स और उनके साथ एसोसिएटेड जो भी लोग हैं एग्रीकल्चर के अंदर डायरेक्टली उन लोगों को ले लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। तो अभी हमने इनकी बात कर ली, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स। जनरली क्या होता है कि जो भी हमारे पास में एग्रीकल्चर लोग होते हैं, एग्रीकल्चर के साथ में एसोसिएटेड लोग होते हैं, उनके साथ में आप हमेशा ये चीज देखोगे कि उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वही एज अ लेबर काम कर रहे होते हैं। कॉस्ट कटिंग के लिए कई बार लेबर नहीं भी मिलती है तो पूरी फैमिली मिलकर के वहां पे पूरा एग्रीकल्चर का काम संभालती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो कहीं पे लेबर हायर करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब जगह कॉमन पैटर्न है कि सब जगह फैमिली ही काम करवाएगी हर एक के फील्ड के अंदर, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी जगह लेबर्स को भी काम में लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी जगह फैमिलीज भी काम करवाती हैं। तो जहाँ पे फैमिलीज काम करवा रही हैं फैमिलीज को ले लेंगे, जहाँ पे लेबर्स काम करवा रहे हैं तो लेबर और फैमिलीज दोनों को ले लेंगे, ठीक है। देन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, डेंसिटी की बात कर ली, कौन कौन से फैक्टर्स उनको इंपैक्ट कर रहे हैं उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। क्या कहा है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। कैसे देखते हैं इसको, 2001 का लास्ट सेंसस था और उसके बाद में हुआ 2011 के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों सेंसस के अंदर अगर हम क्या करेंगे, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, जितने लोग यहाँ पे रह रहे थे 2001 के अंदर जितने थे 2011 में उससे ज्यादा हुए या नहीं हुए, कैसे चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, मान लीजिए आपने कोई भी सिटी ले ली, मान लो आपने मुंबई को ले लिया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मान लो मुंबई लिया। मुंबई के अंदर आप क्या देखोगे, 2001 का डेटा देखोगे कि मुंबई में पहले कितने लोग रहते थे। उसी मुंबई सिटी को आप 2011 में देखोगे
तो आपको दो डेटा मिल जाएंगे। आपको एक डेटा मिलेगा कि हाँ मुंबई में 2001 में इतने लोग रह रहे थे और 2011 में इतने लोग रह रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है या पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुई है। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज टू कंपोनेंट्स, नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कब कब हो सकती है, दो तरीके हो सकते हैं। नेचुरल मतलब ज्यादा लोगों का बर्थ होने लग गया, बर्थ रेट अच्छी है, ठीक है, तो बर्थ रेट की वजह से हमारे पास में नंबर ऑफ पीपल जो है एक एरिया के अंदर धीरे धीरे ज्यादा होने लग जाएंगे। फिर होगा इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड के अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं। कल हमने एक रीजन की बात की थी, माइग्रेशन, ठीक है ना, माइग्रेशन ऑफ पीपल। मान लीजिए कोई सिक्किम के एक पर्टिकुलर विलेज से रहने वाला पर्सन दिल्ली आ जाता है, ठीक है, अपने काम के लिए आ जाता है, अपनी एजुकेशन के लिए आ जाता है, अपने बिजनेस के लिए, कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग वो आ सकता है। तो अगर वो परमानेंटली वहां पे सेटल हो गया है तो क्या हो गया, वो दिल्ली के अंदर एक फैमिली बढ़ गई है, इस फैमिली के अंदर 4 लोग थे तो दिल्ली की पॉपुलेशन में 4 लोग ऐड हो गए। इस तरीके से दिल्ली से मान लो कोई निकल करके मुंबई चला गया, तो पूरे इंडिया के अंदर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो उसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज आता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप देखते हो कि लेबर्स जो होते हैं, एक स्टेट के लेबर दूसरे स्टेट के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, या एक पर्टिकुलर स्टेट के कोई जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम करने के लिए दूसरी जगह पे चले गए, तो इस तरीके से उनका क्या होता है, माइग्रेशन होता रहता है। तो नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड द डेथ रेट्स। ठीक है, तो देखो नेचुरल ग्रोथ को कैसे देखेंगे, क्रूड बर्थ से और क्रूड डेथ रेट से। देखो ये क्रूड बर्थ और एक चीज है हमारे पास में, नेचुरली हमारे पास में पॉपुलेशन के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, दो फैक्टर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। एक तो क्रूड बर्थ रेट को देखो, दूसरा क्रूड डेथ रेट को देखो। क्या होता है बर्थ रेट और डेथ रेट क्रूड टर्म्स के अंदर, तो देख लेते हैं। थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इस टर्म को हमने अगर हाईलाइट किया है तो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्रूड बर्थ रेट की डेफिनेशन मैंने यहाँ लगाई है। क्रूड बर्थ रेट, जिसको हमने इन शॉर्ट लिखा है सीबीआर, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ द मिड ईयर पॉपुलेशन। आपको मिड ईयर में एक पॉपुलेशन लेनी है, ठीक है, उस पॉपुलेशन के अंदर आप क्या देखोगे, 1000 लोगों के ऊपर कितने लाइव बर्थ्स हो रहे हैं, ठीक है, लाइव बर्थ्स को लेना है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रूड बर्थ रेट। इसी तरीके से डेथ रेट क्या हो जाएगा, CDR is defined as the number of deaths in a year per 1000 of the mid year population। तो मिड ईयर पॉपुलेशन को तो हमें लेना ही लेना है, 1000 लोगों पे कितने लाइव बर्थ हुए वो हो जाएगा हमारा CBR, और 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों की डेथ हुई तो वो हो जाएगा CDR। उसके थ्रू भाई जितने लोग जन्मे उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ गई, या जितने लोग की डेथ ज्यादा हो गई तो उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कम हो गई। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ जी 500 लोगों का बर्थ हुआ लेकिन 100 लोगों की डेथ हो गई, इसका मतलब 400 लोग एडिशन हुए होंगे, ठीक है ना, पॉपुलेशन के अंदर 400 लोगों का एडिशन हुआ है, तो नेचुरल ग्रोथ है वो, ठीक है, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा। देन द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। इस पूरे को अगर मैं एक वर्ड के अंदर लिखूं तो वो होता है माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस पूरे को हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल इन एनी गिवन एरिया। मुंबई में 200 लोग काम के लिए आए लेकिन 50 लोगों ने मुंबई छोड़ भी दिया, अपने गांव चले गए कोई भी रीजन की वजह से, तो इन टोटल मुंबई में आए 200 लोग थे, ठीक है, 50 लोग वहां से वापस घर चले गए, तो रहे कितने वहां पे, 150 लोगों का एडिशन हो गया ना। तो ये हमारे पास में क्या है, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, चाहे आ रहे हो चाहे लोग जा रहे हो उसको माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन से समझ सकते हैं। ये हमारे पास में एक आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है चार्ट, इस चार्ट से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएगी। मैंने आपको कहा था सेंसस का डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में स्टोर रहता है, तो देखो यहाँ पे एक हमें पूरी टेबल दी हुई है जिसके अंदर 1901 से लेकर के 2011 तक का डेटा दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो सेंसस का डेटा है इससे मोटा मोटा हमें सारा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से पॉपुलेशन की वेरिएशन आया है। हमेशा ग्रोथ भी नहीं होती है देखो, ना हमेशा डिक्लाइन होता है, पॉपुलेशन के अंदर भी अलग अलग फेजेस आते हैं।
पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आता है स्टेडी चेंज आता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में सारा कुछ चेंज हो गया। जैसे कोविड जैसी चीज तो बहुत रेयर होती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे धीरे धीरे हम बात करें कि कुछ वेरिएशन आते हैं, वो कैसे आते हैं, देखो 10 इयर्स का जो टाइम फ्रेम है 1901 से 1911 तक का हम देख रहे हैं। 1901 के अंदर ग्रोथ तो हमने देखी नहीं क्योंकि उससे पहले का इतना डेटा हमारे पास में रिफाइंड नहीं था। 1911 की बात करते हैं, वहां पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, 5.175% की पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। एनसीईआरटी की बात कह रही है 1921 के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई, ठीक है, ये हाईलाइट होने वाली बात है। 0.31% हमारे पास में पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ, यानी 1911 में जितने लोग थे 1921 तक आते आते लोग कम हो गए। ये देखो आपके पास में एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन का कुछ डिक्लाइन हुआ है। ये रहा आपके पास में टोटल पॉपुलेशन और ये आपके पास में यहाँ पे नंबर में डिक्लाइन हुआ है। चेंज कितना है, इतने का चेंज है, परसेंटेज में ये है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली उसके बाद में तो स्टेडीली हमारे पास में धीरे धीरे पॉपुलेशन की ग्रोथ ही हुई है। ये सारे कैसे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी ग्रोथ हुई है। पॉपुलेशन डिक्लाइन कब हुआ था, वो एक ही बार हुआ था, कौन से ईयर के अंदर, 1921 के अंदर, ठीक है। तो ये हमें स्पेसिफिकली यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी डेटा को मैं अभी आपको बताते रहूंगा। एक अगर इस टेबल से हम चीज और निकालें तो वो हमें क्या देखने को मिल सकती है, एक चीज और देखने को मिल सकती है। देखिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ कौन से ईयर में हो रखी है, 11.60, 14.22, 13.31, 21.51, 24.80, 24.66, 23.85, 21.54, 17.64। ये रहा हमारे पास में हाईलाइट हो रहा, ठीक है। 24.80 वाला जो पार्ट है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो इस टेबल से दो डेटा मैंने निकाले हैं। कौन कौन से डेटा है हमारे पास में, एक तो ये कि पॉपुलेशन का एक बार डिक्लाइन भी हुआ था, वो कौन सा ईयर था हमारे पास में, वो आपको ध्यान रखना है, वो ईयर था 1921, ठीक है, उसको मैंने बता दिया है, डिक्लाइन हुआ था। 1971 की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन का हाईएस्ट ग्रोथ जो हुआ था वो इस ईयर में हुआ था, ठीक है, डिक्लाइन वो इस ईयर में हुआ था। और 2011 का सर डेटा अगर हमें देखना है, ये 17, ठीक है, 2001 के कंपैरिजन में 2011 में कितना चेंज आया, वो चेंज आया हमारे पास में 17.64 का, ठीक है। फिर ये डिकेडल ग्रोथ रेट का कि एक डिकेड में, डिकेड मतलब 2001 से अगर हम कंपेयर करना चाहें 2011 में चेंज कितना आया, तो पूरा एक डिकेड हो गया, ईयर ऑफ 10 स्पान ऑफ 10 ईयर्स, है ना, स्पान ऑफ 10 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास में एक डिकेड है। तो उसके अंदर हमने देखा ये कितना आ रहा है, P2 माइनस P1, मतलब जो हमारे पास में कौन सा है, पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर, बेस ईयर जो भी हमने लिया हुआ है उसको, उसकी पॉपुलेशन को लिख देंगे, प्रेजेंट ईयर को ले लेंगे। जैसे हमने 2001 की अगर यहाँ पे बात कर ली तो 2001 को हमने बेस ईयर मान लिया है, ठीक है, प्रेजेंट ईयर लिख दिया है, और उसके बाद में सेंसस ऑफ इंडिया हमारे पास में दे देगा तो कितना हमारे पास में ग्रोथ रेट आई है, ठीक है। ये हमारे पास में 2011 का दोनों का सेंसस को हम यूज करके पता लग जाएगा कितनी ग्रोथ रेट आई है। जो हमने देखा 1921 वाला जो पार्ट है और 1971 वाला पार्ट है, उसको स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है। 1921 और 1971 क्यों याद रखना है, 1921 के अंदर पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ था 0.31, ठीक है, 0.31% का डिक्लाइन आया था। और 1971 को क्यों स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, 24.80% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। तो ये दो डेटा ऐसे हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है एक डिकेडल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है G इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमें क्या दे रहा है कि जो भी एक बेस ईयर की पॉपुलेशन है, ठीक है, P1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेस ईयर हो जाएगा, P1 यानी बेस ईयर, बेस ईयर मान लो 2001 को हमने माना है वो हम लिख देंगे। पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर P2 हमने जो लिया है 2011 की पॉपुलेशन के साथ अगर हमें कंपेयर करना है तो वो हम 2011 की पॉपुलेशन यहाँ लगा देंगे, 2001 की पॉपुलेशन लगा देंगे डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ठीक है ना। बेस ईयर की पॉपुलेशन को हम फिर से लगा के ग्रोथ रेट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, लेकिन इस टेबल से दो डेटा हमें ध्यान रखना है 1921 और 1971। चलिए फिर हम देखते हैं इस मैप के अंदर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2001 से 2011 तक की ग्रोथ को हमें यहाँ पे बताया गया है। तो उसमें क्या है कि देखिए कुछ डेटा हमें दिया गया है, वो क्या डेटा है, वो डेटा कुछ हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देखिए ये वाला जो रीजन है बिहार का है, अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, ये जो रीजन हमारे पास में सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं उनका मतलब क्या है, उनमें 25% की ग्रोथ हुई है, ठीक है।
मोर देन 25% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद में कुछ ये जो कलर आ रहा है वहां पे 20 to 25% की ग्रोथ है। तो ये जो रीजन्स हो गए हमारे पास में, ठीक है, तो इन सारे रीजन्स के अंदर क्या हो गया, 20 to 25% की ग्रोथ हुई है। इसी तरीके से हमें रीजन्स को देखने को मिल रहे हैं पूरे इंडिया में कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई है। लास्ट थोड़ा सा ध्यान देना है स्पेसिफिकली, वो क्या है हमारे पास में, देखिए ये लेस देन 10% की ग्रोथ वाले एरियाज हैं, जैसे केरला है, ठीक है ना, लेस देन 10%, लेस देन 10% की ग्रोथ है। जैसे थोड़ा गोवा वाला रीजन हो गया। उसके बाद में कुछ और हमारे पास में जैसे ये, ठीक है, तो कुछ ऐसी ऐसी पॉकेट्स हमें पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है जहां पे हमारे पास क्या होगा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, यानी उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है उन स्टेट्स ने, ठीक है। उनके बारे में आगे हम देखते हैं। तो देखो पॉपुलेशन जब हमारे पास में ग्रोथ होती है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उन फैक्टर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत हाई रहती है, उसी की वजह से जो फैमिली प्लानिंग होती है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, और इसी रीजन की वजह से पॉपुलेशन के अंदर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम होने लग जाती है, ठीक है। सेकंड है गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे चाइना के अंदर आपने सुना होगा 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, उन्होंने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया। वैसा हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एनकरेज करती है 2 चाइल्ड के लिए ना, 2 चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि 2 चाइल्ड सफिशिएंटली, है ना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है उसके ऊपर भी पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है। थर्ड है हमारे पास में इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जहां पे जिन एरियाज में ये देखा गया है कि अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ती है, लेकिन जो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नेशंस नहीं है वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत जल्दी होती है। जैसे आप अफ्रीकन नेशंस का बहुत सारों का एग्जांपल देख सकते हो। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप बहुत सारी कंट्रीज को देखोगे जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास में हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स। हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे तो वैसे ही आपके पास में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर, है ना, तो वो दोनों रेट्स कम हो जाएंगे। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और एमएमआर दोनों डिक्लाइन होने लग जाएंगे। उसकी वजह से भी आपके पास में पॉपुलेशन की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है। देन स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी की स्टेबिलिटी का भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन के अंदर चेंज देखने को मिलता है। फिर नेट माइग्रेशन हमने बात कर ली है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि कितने सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस है कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कैसा है। उसके बाद में कल्चरल एटीट्यूड्स टू फैमिली साइज, ठीक है, कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि स्मॉल फैमिलीज एनकरेज करी जाए, कुछ सोसाइटीज में कहीं पे लार्ज, तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है। सोशल नॉर्म्स कैसे हैं फैमिली को लेकर के, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, कि अगर वुमेन है वो कहीं पे काम करने के लिए जाती है, उसको अपने राइट्स हैं कि वो जॉब कर सकती है, बहुत सारी चीजों के अंदर अगर उसको फ्रीडम है तो उसका भी फैमिली प्लानिंग के ऊपर, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम पॉपुलेशन ग्रोथ के जो मैंने आपको कहा था कि अलग अलग फेजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन सडनली हमारे पास में इंक्रीज नहीं होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। वो आपने लास्ट टेबल के अंदर देखा होगा। देखो इस टेबल के अंदर अगर हम वापस से देखते हैं तो ये टेबल हमें क्या दिखा रही थी कि यहाँ स्टडी इंक्रीज हो रहा था। मैं ईयर पकड़ के चल रहा हूँ 1951, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद वाला ये टाइम फ्रेम लेकर के चल रहा हूँ। 1951 से 2011 का फ्रेम लेकर चलता हूँ। उसके अंदर क्या था कि हमारे पास में देखिए ये वाला तो 13.31%। तो देखो हम लास्ट जो हमने ये टेबल देखा था, टेबल से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो टेबल में क्या था, 1951 का जो डेटा था, 1951 के अंदर ग्रोथ रेट कितना था, 13.31% था। उसके बाद से अगर हम देखें इस पूरे डेटा के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमें यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 1951 से अगर हम देखते हैं तो क्या था कि 21.51 हुआ, 24.80 हुआ, 24.66। तो ये पूरा टाइम फ्रेम ही ऐसा था कि ग्रोथ होते जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज भी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसके फेजेस होते हैं। अब नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 4 फेजेस के अंदर हमने पूरे पॉपुलेशन को, ग्रोथ को समझना है, ठीक है। क्या है, 4 phases marked by the changing birth and death rates highlight the impact of historical events, development activities and migration on population dynamics, ठीक है। तो population dynamics के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आता है, किन किन चीजों की वजह से इम्पैक्ट आता है। एक तो बर्थ रेट का इम्पैक्ट आता है, एक डेथ रेट का इम्पैक्ट आता है। हाईलाइट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकली भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे। और डेवलपमेंट एक्टिविटीज का तो पड़ता ही पड़ता है, कितना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है
और डेवलपमेंट की रेट लो है तो वो पॉपुलेशन की ग्रोथ पे भी आपको इम्पैक्ट दिखाएगा। देन फेज 1 की हम बात करते हैं, यहाँ से हमारी सारी काम की चीजें स्टार्ट होती है, ठीक है। इनफैक्ट अभी तक भी सारी काम की चीजें थी, लेकिन इन फेजेस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स निकल करके आएंगे जिनको आप मेंशन कर सकते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रेफर्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। देखो स्टैग्नेंट ग्रोथ यहाँ पे क्यों कहा? स्टैग्नेंट ग्रोथ यानी इंडिया की ग्रोथ जो थी ना वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। आप 1951 का डेटा अगर वापस से एक बार रिवाइज करेंगे तो इसमें देखेंगे 1951 से जो हमारे पास फेज आया 13.31%, ठीक है ना। स्टैग्नेंट ग्रोथ थी, कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। ये पूरा फेज देखो आप 11 पॉइंट, ये देखो 11.60, 14.22, 13.31, इन पूरे फ्रेम के अंदर अगर हम देखें 1931 से अगर हम पूरा टाइम देख रहे हैं 1951 तक का, ठीक है, 1931 से 1951 तक का ये पूरा पीरियड देखो आप 11.60, 14.22, 13.31। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया कि 11 के बाद में सीधा 20% की ग्रोथ आ गई, नहीं। ये अराउंड हम कह रहे हैं स्टैग्नेंट पीरियड था, ठीक है ना। तो स्टैग्नेंट फेज था जहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। देन फिर अगर हम यहाँ पे देखें फिर उसमें हमें क्या बताया गया है, सिंस दिस इज द पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 2021। मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हमें देखने को मिली थी। ये फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये रहा हमारे पास में नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। 0.31% की हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिली थी 1921 के अंदर। यानी 1911 से 21 का जो टाइम था, इस टाइम पे क्या हुई, नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी, बढ़ने की बजाय पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो गई थी। तो इसीलिए वो हमें कब पता लगा, 1921 का सेंसस हुआ तो पता लगा कि जितने हम 11 के अंदर थे ना उससे भी हम कम हो गए हैं, ठीक है ना। जितने 11 में थे उससे भी हम 1921 के अंदर कम हो गए इंडिया के अंदर लोग। तो ये हमारे पास में एक नया पॉइंट था कि हमें ध्यान रखना था कि 1911 से 1921 तक आते आते पॉपुलेशन में एक छोटा सा डिक्लाइन भी आया था। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो, ठीक है। बर्थ रेट ज्यादा थी लेकिन डेथ रेट भी उतनी ज्यादा थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा हाई रहा करती थी। डेथ रेट भी बहुत सारे फेमाइंस वगैरह की वजह से हाई रहती थी, ठीक है। पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, illiteracy of people at large, and inefficient distribution system of food and other basic necessities were largely responsible for a high birth and death rate in this period। तो यहाँ पे क्या क्या रीजंस बताए गए हैं कि भाई क्यों ऐसा हुआ था, उसका रीजन क्या है। रीजन नंबर वन को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। देखो बर्थ एंड डेथ रेट हाई थे, ये फर्स्ट रीजन हो गया हमारे पास में, ठीक है। देन उसके बाद में क्या था, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज था, ये रीजन नंबर सेकंड हो गया हमारे पास में। फिर इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज, ये हमारे पास में एक थर्ड रीजन हो गया। उसके बाद में इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज, ये हो गया हमारे पास में फोर्थ रीजन, ठीक है। तो ये चार रीजन थे जिनकी वजह से हमारे पास में पॉपुलेशन का क्या होता है, डिक्लाइन होता है या स्टेगनेंट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। बर्थ एंड डेथ रेट दोनों हाई थी। फिर हमने देखा पुअर हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज थी, उतनी अच्छी नहीं थी। थर्ड इलिटरेसी थी, लोगों के अंदर इतना फैमिली प्लानिंग और को लेकर के उनको कुछ अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम पे। और फोर्थ इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड, ठीक है। बहुत ज्यादा फेमाइंस वगैरह आते थे, फूड का जो पूरा सिस्टम था बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर था, ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ज्यादा लूटा था उस टाइम पे। तो हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरीके से खराब हो चुका था, तो वो भी वहां पे एक प्रॉब्लम रहती थी। और बेसिक नेसेसिटीज भी लोगों के पास में नहीं हुआ करती थी। देन सेकंड फेज की हम बात करते हैं। The decades of 1921 to 1951 are referred to as the period of steady population growth। मैंने आपको बताया ना इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टेडी ग्रोथ हो रही थी एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। इंप्रूवमेंट हुआ था हेल्थ एंड सैनिटेशन के अंदर, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट कुछ डाउन आई थी लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, पहले के कंपैरिजन में कुछ डाउन थी लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट नहीं था। एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन हेल्थ and sanitation throughout the country brought down the mortality rate, ठीक है। सैनिटेशन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया, उस सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट आने का एक फर्क क्या पड़ा, मोर्टेलिटी रेट पहले के कंपैरिजन में कुछ डाउन आ गई। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल सिस्टम, improved distribution system, the crude birth rate remained high in this period, leading to higher growth rate than the previous phase, ठीक है।
दिस इज इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से इंप्रूव हुए थे, ट्रेन वगैरह की कनेक्टिविटी हुई थी, कुछ रोड्स की कनेक्टिविटी, ठीक है, ऐसे कुछ कनेक्टिविटी सिस्टम जो था वो इंप्रूव हुआ था। तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जैसे फूड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ठीक होने लगा था। लेकिन क्रूड बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई थी और उसके साथ साथ में डेथ रेट भी हमारे पास में हाई थी। तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा था, पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा जंप नहीं आ रहा था, लेकिन पहले से कुछ इंप्रूवमेंट कंडीशन थी, इसलिए हमें ग्रोथ फिर भी देखने को मिलती है। फिर हमने बात करी यहाँ पे कि और तो और उस टाइम पे कौन सी कंडीशन चल रही थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तो ब्रिटिशर्स वगैरह के पास में भी कंडीशन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो वो यहाँ से काफी सारा पैसा निकाल करके लेके जा रहे थे। लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में डाल दिया गया था उस टाइम पे, बहुत सारे लोग ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी लड़ने के लिए चले गए थे। तो उसके सब चीजों को देखते हुए भी फेज 2 के अंदर हमारे पास में स्टेडी ग्रोथ थी। देन फेज 3 की हम बात करते हैं। The decades of 1951 to 1981 are referred to as the period of population explosion in India। ठीक है, ये एक टर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है, population explosion in India, which was caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in the country। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है बर्थ रेट, है ना, और एक डेथ। इसके बारे में तो हम जानते हैं, ठीक है, जितने लोगों की लाइफ जो बर्थ है और डेथ रेट अभी हमने देखा 1000 लोगों के ऊपर जितने लोगों की डेथ हो रही है। इसके अलावा एक हमें हाई फर्टिलिटी रेट की बात आ रही है, ठीक है, और मोर्टेलिटी रेट की बात आ रही है। एक आ गया फर्टिलिटी रेट, ठीक है, और एक आ गया आपके पास है मोर्टेलिटी रेट। देखो फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट की जो हम बात करते हैं ना, उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, बर्थ रेट से रिलेटेड फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, जैसे हम बर्थ रेट को जानते हैं कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है, फर्टिलिटी रेट मतलब ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे थे उस टाइम, और डेथ रेट से रिलेटेड क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट, लोगों की डेथ होने की जो रेट थी वो धीरे धीरे हमारे पास में कम होने लग गई थी। तो ये रिलेटेड टर्म्स हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। अब लोगों की डेथ तो क्या हो रही है, कम हो रही है, लोगों की डेथ तो कम हो रही है, लेकिन लोग जन्म क्या हो रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, बर्थ ज्यादा लोगों का हो रहा है और डेथ कम लोगों की हो रही है। ठीक है, बर्थ मान लो 500 लोगों का हो गया, लेकिन डेथ कितने लोगों की हुई, 70 लोगों की हुई, तो 500 माइनस 70 आपके पास 430 लोगों का एडिशन हो गया आपकी पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन अगर यही डेथ आपके पास 170 की होने लग जाए, अगर यही डेथ आपके पास 170 लोगों की होने लग जाए, तो उसके बाद में आपकी पॉपुलेशन के अंदर कम लोग ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फेज, अच्छा फेज था हमारी पॉपुलेशन के लिए, जहां पे पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा हम अच्छा भी नहीं कह सकते। ठीक है, एक स्टेडी ग्रोथ होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। देन फिर हम बात करते हैं, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज एज हाई एज 2.2%। एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी चीज की बात हो रही है, एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है। हर साल 2.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी, विच वॉज वेरी हाई। ठीक है, इट इज इन दिस period after the independence that developmental activities were introduced to a centralized planning process and economy started showing up, ensuring the improvement of living condition of people at large। लोगों की लिविंग कंडीशन इंप्रूवमेंट होने लग गई थी, लोगों के पास में थोड़ा पैसा आने लग गया, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, और आपके पास में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट होने लग गई। उसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई। कॉन्सिक्वेंटली there was a high natural increase and higher growth rate, besides increased international migration bringing in Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even people from Pakistan contributed to the high growth rate। देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, क्या कि इंडिया की पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ साथ में यहाँ पे एक और चीज हो रही थी, तिब्बत के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, वहां से लोग माइग्रेट करके कहाँ आ गए, हिमाचल प्रदेश के अंदर। मोस्टली जो आप धर्मशाला के अंदर देखते हो, दलाई लामा आज भी इंडिया के अंदर है, और भी बहुत सारे लोग आए थे उनके साथ में, अलग अलग पॉकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे वो इंडिया के अंदर, मोस्टली हिमाचल प्रदेश के अंदर वो लोग आज हैं। ठीक है, उसके बाद में बांग्लादेशी बहुत सारे इंडिया के अंदर आ गए थे। इलीगल माइग्रेशन आज भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उस टाइम तो 1971 के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया था, पाकिस्तान के दो पार्ट्स कर दिए थे। पाकिस्तान एक जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है,
और एक ईस्ट पाकिस्तान था जिससे एक नई कंट्री बांग्लादेश बना था। तो इंडिया का उसमें सारा रोल था। तो 1971 के अंदर बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए थे, नेपाली भी बहुत सारे लोग, ठीक है, रोटी बेटी का व्यवहार कहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। तो बहुत सारे लोग आज भी इजीली वीजा फ्री एंट्री रहती है, तो वहां से भी बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर माइग्रेट धीरे धीरे हो गए थे। और उसके बाद में इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट, पाकिस्तान से भी लोग इंडिया के अंदर बहुत सारे माइग्रेट कर गए थे। तो ये भी एक रीजन था 1971 के अंदर ग्रोथ हाई होने का। देन फिर हम बात करते हैं फेज 4 की। इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री population to remain high has started showing down gradually, ठीक है। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पहले के कंपैरिजन में कुछ कम हुई है। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एक फैक्टर पे थोड़ा सा देखें, 21.51, 24.80, 24.66, ठीक है, ये वाली हमारे पास में हाई ग्रोथ रेट थी। 24.66 से धीरे कम हुई है 23.85, उसके बाद में 21.54, फिर 17.64। अब यहाँ पे क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन सडन डिक्लाइन नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे पॉपुलेशन के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। जब धीरे धीरे डिक्लाइन आ रहा है तो हम क्या करें, ग्रेजुअली पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, ठीक है। ग्रेजुअली पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम होते हुए जा रही है, ठीक है। अ डाउनवर्ड ट्रेंड of crude birth rate is held responsible for such a population growth. This was in turn affected by an increase in the mean age at marriage, improved quality of life, particularly education of females in the country. क्या क्या रीजन बताए गए? सबसे पहला रीजन है मीन एज ऑफ मैरिज, ठीक है ना। मीन एज ऑफ, एवरेज एज ऑफ मैरिज आप मान सकते हो कि इंक्रीज हो गई है उसकी वजह से। जो पहले शादियां 16-17 में होती थी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना करके 18 ईयर्स एज मिनिमम कर दी। 18 के बाद में अब लोग और एजुकेटेड धीरे धीरे होने लगे, तो 20s के अंदर होने लगे, 25 के अंदर, 30s में। तो इस तरीके से मीन एज ऑफ मैरिज इंक्रीज हुई है। फिर इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स। फीमेल एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर, कंट्रोल के अंदर। तो उसका भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ के अंदर कंट्रोल लाने में। देन रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन की ग्रोथ में अगर हम रीजनल वेरिएशन की बात करें, किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं रीजन के अकॉर्डिंग। सेंट्रल इंडिया को हम देख रहे हैं, पेनिनसुलर इंडिया को हम देखें, नॉर्थ ईस्ट को देखें, नॉर्थ को देखें, है ना। तो इन सारे सेक्शंस में अलग अलग हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। द स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी एंड गोवा शो अ लो रेट ऑफ ग्रोथ नॉट एक्सीडिंग 20%, नॉट एक्सीडिंग 20%। ये क्या कह रहे हैं कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मोस्टली पेनिनसुलर स्टेट्स है, ठीक है, मोस्टली पेनिनसुलर स्टेट्स है। ओडिशा, पुडुचेरी, गोवा, इन सबको भी अगर ले लिया जाए तो इनकी ग्रोथ रेट कभी भी 20% से ऊपर नहीं गई। कौन से? लास्ट डिकेड के अंदर। कब नहीं गई? लास्ट डिकेड के अंदर इनकी ग्रोथ रेट 20% प्लस नहीं रही। आपको मैंने एक मैप दिखाया था, उस मैप के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिया हो अगर आप लोगों ने, तो यहाँ पे देखो, वापस से आप देख सकते हैं क्या था उसमें। हम देख रहे थे कि देखो, मैंने आपको केरला हाईलाइट किया था कि ये रहा केरला। इस केरला के अंदर लाइंस आ रही थी, यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही थी, ठीक है, या इनके अंदर आपको बहुत लाइटर शेड दिख रहे थे। ये देखो यहाँ पे लाइटर शेड दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइटर शेड दिखने का रीजन क्या है? इन सारे रीजन के अंदर, ठीक है ना, ये रहा कर्नाटका, ये रहा तमिलनाडु, ये रहा केरला, ये रहा आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना, ठीक है, ओडिशा, ठीक है, यहाँ पे पुडुचेरी भी मान सकते हो आप। तो इनके अंदर क्या थी, ग्रोथ रेट जो थी ना 20% से कम थी, 20% से कम थी। यानी 2001 के अंदर जितने लोग थे वहां से 2011 के अंदर, ठीक है, ग्रोथ तो हुई है, ग्रोथ तो हुई है, लेकिन कितनी हुई है? 20% से कम ही हुई है। बाकी स्टेट्स में क्या है, 25% से भी ज्यादा हुई। यहाँ तो 25% से भी प्लस है, 25% प्लस। यहाँ भी इनके अंदर भी कितना है, 20-25% है, ठीक है। लेकिन इन स्टेट्स के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन का कंट्रोल अच्छा गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हुई, कुछ यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास में पॉकेट्स दिखा रही हैं कि इंडिया के कुछ रीजन्स के अंदर तो पॉपुलेशन का कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हुई है, ठीक है। तो यही रीजनल वेरिएशन की जो अभी हम बात कर रहे थे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। फिर केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट ग्रोथ रेट 9.4, not only
इन दिस ग्रुप ऑफ द स्टेट्स बट ऑल्सो इन द कंट्री एज अ होल। केरला के अंदर एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। एजुकेशन की अगर लिटरेसी रेट की अगर आप बात करो तो वहां पे बहुत अच्छी है। तो लिटरेसी रेट हाई होने का फायदा क्या मिला, देखो वहां पे लोएस्ट ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। अभी मैंने आपको मैप के अंदर हाईलाइट किया था केरला को स्पेसिफिकली, रीजन क्या था, 9.4% की वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है। इसके कंपैरिजन में 2001 से आप 2011 को अगर कंपेयर करो तो वहां पे इतनी ग्रोथ देखने को मिलती है। देन a continuous belt of states from west to east in the northwest, north and north central parts of the country has relatively high growth rate। क्या बात कर रहा है, हाई growth rate than the southern states। वापस से मैप के अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमें कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, नॉर्थ सेंट्रल के अंदर की भी बात हो रही है, इन सारे स्टेट्स के अंदर अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर देखते हुए जा रहे हैं, यहाँ क्या है 22-25% की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हुई है। 25%, ठीक है ना, 20 से 25% की तो पॉपुलेशन की आपको ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। इतना तो हमें यहाँ पे मिनिमम देखने को मिलता है कि इतनी पॉपुलेशन की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। राजस्थान आ गया इसमें, गुजरात भी आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, झारखंड भी आ जाता है, बिहार भी आ जाता है। तो नॉर्थ से लेके नॉर्थ सेंट्रल से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इन पूरे रीजन में अप टू वेस्ट बंगाल हमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ देखने को मिलती है, 20-25%। और यहाँ अगर हम देखते हैं सदर्न इंडिया के अंदर, तो यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल करी गई है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये हमारे पास में रीजनल वेरिएशन आता है, नॉर्थ और साउथ के अंदर डिफरेंस आता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन का कंट्रोल अच्छा हुआ है, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है। देन अगर हम बात करें, इट इज इन दिस बेल्ट कंप्राइजिंग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। द ग्रोथ रेट ऑन द एवरेज रिमेन 20-25%। अभी हमने देखा नॉर्थ से, नॉर्थ सेंट्रल के जितने स्टेट्स थे तो वहां गए थे 20-25% इस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिल रही थी। The percentage decadal growth rate of 6 most populous states, namely Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, have all fallen during 2001 to 2011 compared to 1991 to 2001. The fall being the lowest for Andhra Pradesh। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये बात की जा रही है 2001 से लेके 2011 की पॉपुलेशन देखें, ठीक है, और एक हम पॉपुलेशन देखते हैं 1991 से 2001 तक की, दोनों ही 10 ईयर का टाइम है हमारे पास में। यहां से यहाँ की पॉपुलेशन में जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स थे कौन कौन से, यूपी था, महाराष्ट्र था, बिहार था, वेस्ट बंगाल था। इन सारे स्टेट्स में 2001 से 2011 तक ग्रोथ रेट कम रही है। ग्रोथ रेट कितना रही है, एक सेकंड हम इसका लेकर के चलते हैं। देखिए 1991 के अंदर ग्रोथ रेट थी हमारे पास में कितना, 23.85, लेकिन 2001 के अंदर आते थे 21.54, फिर 17.64, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। यही डेटा हमारे पास में यहाँ आ रहा है कि 2001 से 2011 में इन स्टेट्स के अंदर क्या हुआ, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम रही है, लेकिन यहाँ इन्हीं स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हाई थी। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही थी 20% से, यहाँ मान लीजिए 20% से ग्रोथ रेट हो रही थी, ठीक है। तो लेकिन तब अगर आप पीरियड देखते हैं 1991 से 2001 का, कौन से स्टेट्स के लिए, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल के लिए, तो हो सकता है आपको वो चीज मिलेगी 25%, ठीक है। जितनी ग्रोथ रेट 1991 से 2001 में इन स्टेट्स में हुई उतनी 2001 से 2011 में नहीं हुई, यानी इन स्टेट्स ने भी इंप्रूवमेंट तो किया है। कौन से पीरियड के अंदर इंप्रूवमेंट किया, 1991 से लेकर के 2001 वाले पीरियड में तो इंप्रूवमेंट इन्होंने किया, ठीक है ना। इस पीरियड में जितनी ग्रोथ रेट इन्होंने दी थी उससे कम इस पीरियड के अंदर इन्होंने ग्रोथ रेट दी है, लेकिन साउथ के कंपैरिजन में इन्होंने क्या किया है, अच्छा काम नहीं किया। पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो कौन कौन से पीरियड के अंदर, 1991 से 2001 के अंदर इनकी ग्रोथ रेट जितनी थी उससे कम तो इन्होंने 2001 से 2011 के अंदर की है। बस यही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं। फिर इसके अंदर भी आंध्र प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया।
and the highest for Madhya Pradesh 6.7% points. Tamil Nadu 3.9% points and Puducherry 7.1% points have registered some increase during 2001 to 2011 over previous decade. इन states ने अच्छा काम किया है 2001 से 2011 के comparison में. An important aspect of population growth in India is the growth of its adolescents. At present, the share of adolescents that is up to the age group of 10 to 19 years is about 20.9% according to 2011 census. Adolescents कौन-कौन होते हैं? Adolescents वो लोग होते हैं जिनकी एज 10 to 19 years होती है. Most of you जो आप लोग अभी देख रहे हैं, उनकी एज जो है, मोस्ट ऑफ यू जो आप अभी देख रहे हैं 10 to 19 years जिनकी एज है, ठीक है, आपके सिबलिंग्स भी होंगे इनमें काफी सारे, तो वो क्या होंगे? अभी एडोलेसेंट्स होंगे, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मान करके चलती है? एडोलेसेंट्स मान के चलती है. 10 to 19 years इज अबाउट 20.9%. आपका शेयर कितना है? इस एज ग्रुप के लोग कितने हैं पूरे इंडिया में? 20.9%. अच्छी मेजोरिटी है, कम नहीं है, ठीक है ना, युवा भारत. तो फिर among which male adolescents constitute 52.7% and female adolescents constitute 47.3%. देखिए यहाँ पे क्या है, adolescents के अंदर जो 20.9% आ रहे हैं उनमें से 52.7% कौन है? मेल है, और उसके बाद में 47.3% कौन है? फीमेल है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. 10 to 19 ईयर्स की जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें से उनका पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में कितना शेयर है? 20.9%. उनमें से 52.7 है मेल और 47.3% है फीमेल. इससे एक फैक्ट निकल करके आ रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हम ये देख पा रहे हैं कि मेल की पॉपुलेशन फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा है, अराउंड 5%, है ना, 5% से भी ज्यादा है मेल फीमेल के कंपैरिजन में, एडोलेसेंट्स के एज ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो. ठीक है, देन देयर आर मेनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी as far as these adolescents are concerned, some of which are lower age at marriage, illiteracy, particularly female illiteracy, school dropouts, low intake of nutrients, high rate of maternal mortality of adolescents, high rate of HIV and AIDS infections, physical and mental disability of or retardedness, drug abuse and alcoholism, juvenile delinquency and कमिटेंस ऑफ क्राइम. ठीक है, देखो ये कुछ प्रॉब्लम्स बताई हुई है. प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? चैलेंजेस है सोसाइटी के सामने. चैलेंजेस कौन से एज ग्रुप से रिलेटेड है? एडोलेसेंट्स, है ना. एडोलेसेंट्स से रिलेटेड जो हमारे पास में चैलेंजेस है उनके बारे में यहाँ पे बात करी हुई है. एडोलेसेंट्स के सामने कौन कौन से चैलेंज है? पहला है लोअर एज एट मैरिज. इंडिया के अंदर धीरे धीरे एवरेज एज ऑफ मैरिज इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है. ठीक है, कुछ पार्ट्स के अंदर कम एज के अंदर शादियां हो जाती है, तो लोअर एज ऑफ मैरिज एक कंसर्न है. फिर इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी. ठीक है, जब आप लिटरेसी का डेटा देखोगे इंडिया के सेंसस के अंदर, वो भी एक डेटा निकल करके आता है, उसमें फीमेल इलिटरेसी बहुत बड़ा रेशियो आपको दिखता है. ठीक है, तो पार्शलिटी दिखती है मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में, तो वो एक नहीं होनी चाहिए. देन फिर आती है स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात होती है. स्कूल ड्रॉप आउट यानी बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है एडोलेसेंट्स को देख करके. फिर लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है, या फिर जिन खाने की हम बात करेंगे, हम घर में भी खाना कंज्यूम करते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं होता है वो खाना. ठीक है, पेट भर के हम खाना खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशियस कितना है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है. लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट्स. ठीक है, कम एज में मदर बन जाती है तो उनकी मैटरनल मोर्टेलिटी यानी उनकी डेथ भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, देन उसके बाद में हाई रेट ऑफ HIV एंड एड्स इन्फेक्शन, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है. फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ, तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि कम एज के अंदर मैरिज होती है, उसके वजह से जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है. ये लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी होता है कि बेबी जो होते हैं कि फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी भी कई बार हो जाती है. ठीक है, रिटार्डेडनेस की भी प्रॉब्लम होती है, ड्रग अब्यूज की भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा. एल्कोहलिज्म एक नेगेटिव ट्रेंड है जो प्रमोट हो रहा है. ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम्स, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से कि ये अभी सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा जो गलत नेगेटिव ट्रेंड्स हैं वो ये हावी हो रहे हैं. तो एडोलेसेंट्स के सामने और पूरी सोसाइटी के सामने कुछ ये चैलेंजेस हैं. देन द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014
launched in February 2014 proposes a holistic vision for the youth of India. तो नेशनल यूथ पॉलिसी क्यों लाएगी? सो दैट कि हम यूथ के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करके उनका हमें किस तरीके से डेवलपमेंट करना है उसके ऊपर हम ध्यान दे सकें, ठीक है, विच इज empower the youth of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in the community of nations. Community of nations यानी जो भी पूरी कंट्रीज हैं, एलीट कंट्रीज हैं या जो टॉप कंट्रीज हैं, ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भी टॉप कंट्रीज हैं उनके अंदर इंडिया का भी नाम है. कैसे नाम है? इंडिया अपने यूथ को का जो पोटेंशियल है वो अच्छे से यूटिलाइज करे, उसके ऊपर फोकस करके एक पॉलिसी लाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. का फोकस क्या था कि हम उनका फुल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करें, उनको इंडिया के अंदर अपना राइटफुल जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब मिले और इंडिया को वो आगे बढ़ने के अंदर हेल्प करे, ठीक है. तो NYB 2014 ने बेसिकली क्या बताया, यूथ कौन है, यूथ की डेफिनेशन क्या दी है, 15 to 29 ईयर्स. ये बात हमें ध्यान रखनी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 किनको यूथ मानती है? 15 से लेके 29 साल, ठीक है. 15 to 29 ईयर्स की जो एज वाले लोग हैं वो यूथ हैं भाई, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, 15-16 साल के हो तो आप यूथ होने लग गए हो. फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क all skilling activities being carried out within the country and to align these to common standards and link skilling with demand centers. बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट नेशनल यूथ पॉलिसी तो लेके आ गई, अब उसमें करना क्या है, यूथ जो है उसको एम्पावर करना है, उसको स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो क्या हो सके, एक अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके और कंट्री को आगे बढ़ाने में हेल्प करे बेसिकली. तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोग्राम लेकर के आई थी जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम था और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उन सेंटर्स में ट्रेनिंग देकर के लोगों को नए नए स्किल सिखाए जाएंगे. देखो पॉपुलेशन की प्रोजेक्टेड अगर हम चीज देखें 21 से 2026 के अंदर, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से स्टेट्स में कितना कितना क्या पॉपुलेशन रहने वाली है, ठीक है. तो सबसे पहली बात, सबसे टॉप पे आपको कौन दिख रहा है, सबसे टॉप पे आपको कौन सा दिख रहा है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे 20%, 22% इनफैक्ट इसके पास पॉपुलेशन होगी, ठीक है. उत्तराखंड के अंदर भाई नॉर्दर्न स्टेट रह गया, कम पॉपुलेशन का शेयर आना है. बिहार के पास भी सेम यही कंडीशन होने वाली है, झारखंड के पास भी, ठीक है. बिहार में भी हाई पॉपुलेशन थी, 8% पॉपुलेशन सिर्फ इतना एक स्टेट लेकर के बैठेगा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, 4 सदर्न स्टेट 13%. इसका मतलब क्या है सर पूरे इस ग्राफ का? इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स में पहले से पॉपुलेशन हाई है 2026 तक कोई सुधार होते हुए दिख नहीं रहा, वो पॉपुलेशन बहुत हाई रहेंगे क्योंकि इनमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये बहुत आगे चल रहे हैं. लेकिन सदर्न स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थोड़ी कम रही है, ठीक है, तो वहां पे पूरे इंडिया के मिलाकर के चारों सदर्न स्टेट्स में 13% ही होगी. लेकिन अकेले यूपी के अंदर 22% होने वाली है क्योंकि यूपी मोस्ट पॉपुलस था और उसकी ग्रोथ रेट भी हाई थी. यहाँ पे ग्रोथ रेट कंट्रोल हो गई थी सदर्न स्टेट्स के अंदर, ठीक है. रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर कितना आ जाएगा? 35% के, ठीक है. चलिए देन हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. जितना अभी तक हमने पढ़ा उसको मैंने इस टेबल के अंदर समराइज किया है, इसको समझ लेते हैं. पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 2 मिनट के अंदर. क्या क्या है? फर्स्ट फेज था स्टैग्नेंट फेज, जिसको हमने नाम दिया है कौन सा, 1901 से 1921 तक का फेज था. उसमें क्या था? वेरी लो ग्रोथ, नेगेटिव ड्यूरिंग 1911 टू 1921. ये हमने देख लिया था. पॉपुलेशन के अंदर नेगेटिव डिक्लाइन या नेगेटिव ग्रोथ रेट आई थी, पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी सिर्फ 1911 से 1921 के फेज में. फिर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यू टू पुअर हेल्थ, इलिटरेसी एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज. बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं थी, पुअर हेल्थ थी, इलिटरेसी थी, उसकी वजह से स्टैग्नेंट फेज था हमारे पास में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई. कौन सा? 1901 टू 1921. फिर स्टेडी ग्रोथ की बात करते हैं. कौन सा फेज है? 1921 से 1951. डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट्स, ठीक है. तो इन सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट आया जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट कम हुई, तो उसकी वजह से अपने आप से पॉपुलेशन में स्पाइक हमें देखने को मिलता है. फिर हाई बर्थ रेट लेड टू अ हायर ग्रोथ. बर्थ रेट इंप्रूवमेंट होगी तो उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा होगा. फेस्ड चैलेंजेस लाइक द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है. उस टाइम पे चैलेंजेस भी थे हमारे इंडिया के सामने. कौन सा? इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में आया था और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो इंडियंस को ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ना भी पड़ा था. फिर
फेज 3 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात 1951 से 1981, तो उसमें क्या था, रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी बट हाई फर्टिलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट देखो धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रही है, जैसे हमने इंडिपेंडेंस ली उसके बाद में हमारा फोकस था हेल्थ केयर के ऊपर, तो मोर्टेलिटी रेट कम हुई लेकिन फर्टिलिटी रेट हाई थी, बर्थ रेट हाई थी, उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। एनुअल ग्रोथ रेट हर साल कितनी वृद्धि हो रही थी, कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, 2.2% की। देन improved living conditions leading to higher natural increased international migration। टिबेटन्स का हमने बात करी, नेपालीज की हमने बात करी, पाकिस्तानीज की हमने बात करी, बांग्लादेशीज की हमने बात करी, तो उसकी वजह से 1951 से 1981 के अंदर हमारे पास में क्या हुआ था, पॉपुलेशन जल्दी से बढ़ी थी। ठीक है, 1971 के अंदर बांग्लादेश को हमने लिबरेट किया था, वो वाला। फिर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, तो उस टाइम पे 1981 के बाद की बात कर रहे हैं सर, तो ग्रोथ रेट हैज स्टार्टेड स्लोइंग थ्रू स्टिल हाई, दो स्टिल हाई। ठीक है, तो इसमें क्या था, पॉपुलेशन अब हमारे पास में 24-23% की कंपैरिजन में धीरे 17% तक 18% तक आ रही है। फिर डाउनवर्ड ट्रेंड एट पॉपुलेशन ग्रोथ इन दिस ड्यू टू इंक्रीज्ड हेरिटेज, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फीमेल एजुकेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हुआ है, फीमेल एजुकेशन हुई है, उसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ में इम्पैक्ट आया है। ठीक है, आई होप कि ये टेबल आपकी बहुत यूजफुल होगी, एक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट देखो, ये मैंने मैप इंडिया का यहाँ पे इसलिए पब्लिश किया है ताकि हम समझ सकें जितना अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, उसको मैं सिर्फ 2 ही लाइंस में अगर समराइज करूं, तो नॉर्थ और साउथ के अंदर अगर इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हुए देख रहे हैं, तो 20-25% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, 20-25% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये 20-25% की ग्रोथ हमें क्या दिखा रही है कि नॉर्थ के अंदर तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, और सदर्न रीजन जो है इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, ओडिशा वगैरह इन सारे रीजन को मिलाते हुए यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा हुआ है, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ठीक है, वो लो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ साउथ इंडिया के अंदर लो रही है और नॉर्थ इंडिया के अंदर हाई रही है। इसी वजह से नॉर्थ और साउथ के अंदर पॉपुलेशन का इम्बैलेंस हो गया है। इसका इम्पैक्ट आप देखोगे कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है, इंडिया की पॉलिटिकल बैलेंसिंग के ऊपर भी पड़ता है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो इंडिया के अंदर अब जब लोकसभा का ये इलेक्शन हो जाएगा 2024 का, उसके बाद में जब सीट्स रिवाइज होने हैं, तो सीट्स रिवाइज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, सदर्न स्टेट्स ये बात कह रहे हैं कि नॉर्थ के अंदर सीट्स ज्यादा हो जाएंगी। सीट्स क्यों ज्यादा हो जाएगी, एक डीलिमिटेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने नंबर ऑफ पीपल हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन जहां पे नंबर ऑफ सीट्स उन स्टेट्स को ज्यादा दे दी जाती है। साउथ के अंदर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली लोकसभा में सीट्स कम होंगी, लेकिन नॉर्थ के अंदर वो सीट्स ज्यादा हो जाएंगी। यानी नॉर्थ अकेले अपने दम के ऊपर किसी भी पार्टी को पावर में ला सकता है। सदर्न स्टेट्स जो है उनका डेमोक्रेसी के अंदर उतना ज्यादा रोल नहीं रह जाएगा क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ सीट्स कम रह जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि ये तो एक इवन बात नहीं ना, हमने तो अच्छा ही काम किया, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया था, सदर्न नॉर्दर्न स्टेट्स ने वो काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें तो उसकी सजा मिल रही कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया था। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन वो पॉलिटिकली अगर आप देखा जाए तो पॉलिटिकल बैलेंसिंग को पूरे इंडिया के अंदर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं वहां पे भी ध्यान देने की जरूरत है। देखो, पॉपुलेशन जो एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो किस तरीके से इंडिया के पॉलिटिकल अगर हम देखें सिनेरियो को भी इम्पैक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक सिनेरियो को भी इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके भी कभी हम बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड कीप लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।